बन के इस मुल्क में आपकी हुकूमत कराई और इन चोरों को लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में। मोहम्मद मालिक। कल हमने खबर ब्रेक की थी कि 23 मई को गवर्नमेंट तैयार थी, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच तैयार थी और वो रिज़ाइन करने वाले थे, नए इलेक्शन अनाउंस होने थे। लेकिन इमरान खान साहब ने जब 23 मई को अपने पेशावर जलसे में डेडलाइन दी और 25 का धरना आके जुलूस अनाउंस किया तो इरादे बदल गए कि अब हम कमज़ोर दिखाई देंगे। एक बार फिर इस किस्म की बातचीत चल रही है मुस्लिम लीग के हलकों में। ये भी कहा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो गई है, ख़तरा निकल गया है, लेकिन इकनॉमिक हालात अभी अगले साल 1.5 साल नहीं बेहतर होंगे। तो नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम कि हमें हुकूमत से निकल जाना चाहिए। क्या वाकई ऐसी सोच है? क्या उस पर बात हो रही है? इमरान खान साहब का जो लेटेस्ट बयान था जिस पर बहुत सख्त टेंशन हुई, कल के जलसे और शिद्दत से इंतज़ार था, उसमें भी उन्होंने बड़ी कोई क्लियर की सिचुएशन मगर साथ इफ्स एंड बट्स भी लगा दिए। उसको गवर्नमेंट कैसे देख रही है? इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और हमारे साथ इस पर क्या कहते हैं हार्ड जो गवर्नमेंट के हैं वो उनके इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ हैं। राना साहब ये बताएं, कल मैंने खबर दी प्रोग्राम में जो मियाँ साहब ने मुझे दी, उन्होंने कहा कि 23 मई को हमने फ़ैसला कर लिया था रिज़ाइन करने का। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर भी तैयार थी और उन्होंने कहा कि और फिर जब इमरान खान साहब ने उसी दिन सुबह पेशावर में जलसे में खुली धमकी दे दी कि मैं 25 को आ रहा हूँ और फिर अगर ना हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहते हैं फिर मैंने फ़ैसला किया और मैंने टेलीफ़ोन किया ख़ुद शहबाज शरीफ को और मैंने कहा अब नहीं, अब जो है इसका टोटली गलत मकसद लिया जाएगा और इम्प्रेशन जाएगा शायद हम दब गए हैं, तो अब हम डील करेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, ये कल मैंने खबर दी तो आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत ने मुझे कहा कि आए मुलाकात करें। एक तो इस मुल्क में मैं बड़ा क्लियर कर दूं, जब हम कहते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, लोग समझते हैं या आर्मी चीफ होगा या DGI होगा। ये दोनों नहीं थे, मैं पहले कह दूं, लेकिन समबडी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये जो बात थी ये इमरान खान साहब को भी कन्वे कर दी गई थी मुख्तदर हलकों की तरफ से 1-2 दिन पहले, और वहाँ तो मुबारकबादें भी एक्सचेंज हो गई। फिर खान साहब ने कहा अच्छा मैं एक रात इस पर सोचता हूँ, और फिर अगले दिन बहरहाल उन्होंने जाके फिर ये धमकियाँ दे डाली और बाद में उन्होंने दोस्तों को कहा कि ये मुझे एतबार नहीं था, ये वैसे मेरा अंदाज़ा है कि ये लोग 25 वाली मेरी कॉल डिले करना चाहते हैं और बाकी ये सिर्फ ड्रामा है और ये थी नहीं था। आपको पता था इस बात का, 23 मई वाली बात का, कि शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन करेंगे और डिज़ोल्व कर देंगे गवर्नमेंट को? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जब हम गए थे लंदन तो वहाँ पे जो हमारी मीटिंग्स हुई थी बड़े मियाँ साहब से, तो उसमें इसी बात के ऊपर कंसेंसस था कि हमें जो है वो अदम एतमाद के बाद जो कि उस वक्त हो चुका था, तो हमें अब गवर्नमेंट में आ गए हैं लेकिन हमें इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और वो फ़ैसले जो IMF मुतालबा कर रहा है हमें वो फ़ैसले नहीं करने चाहिए। और IMF जो है उसके फ़ैसले जो हैं उससे हमें जो है वो हमारा जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसमें हमें नुकसान पहुंचेगा। और ये बात उस वक्त जब सोची गई तो ये बात उस वक्त भी दुरुस्त थी और आज हम इसको एक्सपीरियंस किए बैठे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो बातें हो रही जी इसका बयानिया बड़ा पॉपुलर हो गया जी, ये बड़ा पॉपुलर हो गया जी, ये कुछ भी नहीं है। जब इसके दौर में 3.5 पौने 4 साल कीमतें मुसलसल बढ़ती थी और महंगाई थी, इसको गाली पड़ती थी और उस वक्त इसके लोग ये कह रहे थे कि हम अपने हलकों में कैसे जाएं, हमारा वहाँ पे कोई हाल नहीं है। आज बदकिस्मती से हमें जो है वो ऐसी सूरत हाल दरपेश है कि कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है और ख़ास तौर पे जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनमें जो इजाफा हो रहा है, तो उस वजह से आम तो आदमी वो हमसे क्या 23 मई वाला और उस नाराज़गी को जी आप बात ख़त्म कर लें। और उस नाराज़गी को इसकी पॉपुलैरिटी से जो है वो जोड़ा जाता है, जो कि मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। लोगों को इसकी हकीकत का, इसके पागलपन का और इसकी हमाकतों का और जिस खासा पे तो आते हैं उस पर आप अभी बात करूँगा, डबोया है,
साढ़े उसमें तीन पौने मेरे 4 लिए साल लोगों मैंने को सवालात आपके लिए रखे हुए हैं, मुझे पता आपका फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन ये मुझे बताएं कि जो 23 मई का फैसला था, क्या वो हम 23 दिसंबर या 23 जनवरी में दोबारा होता देख सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? देखें, ये बाद में शायद ये बात भी आपके इल्म में हो कि बाद में दोबारा PMLN हम फिर इसी नतीजे पे पहुंचे थे कि हमें इस काम में नहीं पड़ना चाहिए और हमें जो है वो रास्ता निकालना चाहिए और हमें आवाम के पास जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर एक जो है वो सरबराही मीटिंग हुई थी। हम यहाँ पे सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, उसमें आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी थे, उसमें दीगर पार्टीज़ के सरबराह भी थे और हमारी पार्टी की तरफ से भी कोई 4-5 लोग सीनियर जो है वो थे। तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने भी वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो शिरकत की थी। तो उसमें भी बड़े मियां साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने यही मौक़िफ़ दोहराया और अपने जो अलाइज़ हैं उनको कायल करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पे जो ये आर्गूमेंट कि उस वक्त जितने भी इकोनॉमिस्ट थे या जो इकॉनमी को समझने वाले लोग हैं, वो सभी इस बात पे मुत्फिक थे कि अगर आपने अब मुल्क को केयर टेकर्स के सुपुर्द कर दिया तो आप तो जा रहे हैं जी इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन इलेक्शन यहाँ पे होगा कैसे? ये मुल्क तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि केयर टेकर्स के साथ IMF बिल्कुल बात नहीं करेगा। आपको आपके साथ बात करना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि आप इलेक्शन ईयर में बैठे हैं। तो जो इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट होगी और अगले 60 या 90 डेज़ में इलेक्शन करवाने जा रहे हो, उसके ऊपर IMF उसके साथ कैसे बैठेगा? तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और उसके बाद फिर आप ढूंढते रहें इलेक्शन भी और बाकी सारी चीज़ें भी। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये श्रीलंका है, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो इसलिए अगर आप इमरान खान साहब का कहना है चाहते हैं तो फिर आप जो है वो इलेक्शन की तरफ चले जाएं, और अगर आप पाकिस्तान को रखना चाहते हैं तो फिर आपको ये मुश्किल फैसले करने चाहिए। तो ये आर्गुमेंट जो है वो फिर प्रीवेल वहाँ पे हुआ, प्रिवेल हो गया, ठीक है। फिर फैसला हुआ कि और फिर इसके प्रीवेल होने पर जो है वो फिर फैसला हुआ कि जी हमें मुश्किल फ़ैसलों में जाना चाहिए और पहले मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना चाहिए। अब आप देखें, मुल्क डिफ़ॉल्ट से इस वक्त बच चुका है, इसलिए PMLN की अमूमी राय तो यही होगी कि यही हमारे ज़ुम्मे जो है ये एक जो है वो काम लगा था, तो हमने अब इसको जो है वो सक्सेसफुली इस मकसद को अचीव कर लिया। लेकिन आप लेकिन आप नवंबर का फैसला करने से पहले तैनाती से तो आप नहीं जाना चाहेंगे। ये अब आपका चले डिफ़ॉल्ट तो आपने रोक लिया, तो फिर आप अक्टूबर नवंबर में तो आप नहीं जाएंगे ना, बिकॉज वो तो आप नया आर्मी चीफ तो आप चाहेंगे आप खुद ही नॉमिनेट। नहीं मालिक साहब मुझे ये बताएं कि अगर कोई ये समझता है कि जी अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया जा सकता है, या किसी को ये खौफ है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है जो अपनी मर्ज़ी का जो है वो चीफ लगा लेगी, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसे ना आर्मी चीफ की तारीख़, ना इस मुल्क की तारीख़ और ना ही उसे इस इंस्टीट्यूशन की जो है वो कोई एक यानी पॉइंट बराबर जो है वो उसे कुछ समझ है। मामला ये है कि आर्मी चीफ जो है वो विद द कंसल्टेशन ऑफ द आर्मी लीडरशिप लगेगा। अगर आपको कहें कि कोई आदमी अपनी मर्ज़ी करेगा तो ये बात भी गलत है। कंसल्टेशन जो है वो ज़रूर होगी और उस कंसल्टेशन के नतीजे में जो भी लगेगा, अब देखें ये 5 सीनियर तरीन वो यानी जनरल्स होंगे जिनमें से कोई भी मैं समझता हूँ कोई एक दूसरे से कम नहीं है, कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। तो मामला ये है कि वो जो भी इस ज़िम्मेदारी पे आएगा वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ही होगा, वो किसी का बंदा नहीं होगा, वो किसी का बंदा हो नहीं सकता, वो अपने इंस्टीट्यूशन का बंदा होगा। और यही आपको पिछली तारीख़ जो है ये बताती है। इसके बावजूद अगर कोई आदमी जो है वो अपने जलसों में और अपनी पब्लिक मीटिंग्स में इस चीज़ को ख़राब करना चाहता है, इंस्टीट्यूशन को ख़राब करना चाहता है, उसे ये मालूम नहीं है कि पिछला आर्मी चीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो
अपॉइंट किया था। सबसे ज़्यादा तो मियाँ साहब ने लगाए थे, सब ने मिल के नहीं दी, बिल्कुल सब ने एक्सटेंशन मिल के तो फिर उसको एक्सटेंशन जो है वो सब ने मिल के नहीं दी। तो ये तो मैं समझता हूँ कि या वो अहमक है, उसकी हमाकत है, उसे समझ नहीं है, या फिर वो कोई उसका हिडन एजेंडा है कि वो इंस्टीट्यूशन को जो है वो मिलाइन करना चाहता है, वरना इन तकरीरों की, इस कंट्रोवर्सी की, इस बहस की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं राना साहब, एक चीज़ बताएं, वो आर्मी चीफ ही होगा। आपके पास भी ज़ाहिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, आपको भी ख़बर है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक ये भी बात चल रही है कि खान साहब को कन्विंस किया गया है कि अगर एक पर्टिकुलर जनरल साहब आ गए तो शायद वो ज़ाती तौर पे, बिकॉज इन्होंने उनकी एक दो पोस्टिंग से हटवाने में इनका किरदार था, इनकी मर्ज़ी शामिल थी, तो इनको, इनके करीबी लोगों का कहना है कि उनको फ़िक्र है कि वो ना आ जाए, इसलिए वो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जो भी नया आर्मी चीफ़ अगर लगता है, अगर नया आर्मी चीफ़ आता है तो ज़ाहिर और सिचुएशन होगी, अगर प्रेजेंट को एक्सटेंशन देते हैं तो और सिचुएशन होगी, लेकिन अगर नए आर्मी चीफ़ आते हैं और उनको ये फ़िक्र है कि एक पर्टिकुलर जनरल साहब ना आए, क्या ये ख़बर में कुछ सदाकत है कि वाकई इमरान खान साहब किसी एक पर्टिकुलर जनरल की वजह से ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जो भी नया आर्मी चीफ़ आए उस पर इतना प्रेशर क्रिएट कर दें कि वो अपने आप को बहुत डिस्टेंस पर रखे मौजूदा हुकूमत से, सिर्फ अपनी न्यूट्रलिटी दिखाने के लिए? ऐसी ख़बरें आपके पास हैं? देखें, इसमें अगर उसकी ऐसी सोच है तो फिर बिल्कुल वो आदमी जो है वो 3.5 पौने 4 साल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रहा है, तो फिर उसने कुछ भी नहीं सीखा, उसने कुछ भी नहीं समझा। समझ वैसे पहले भी उसे कोई नहीं थी। मामला ये है, लेकिन आपके पास ऐसी कोई खबर है? आपके पास ऐसी खबर है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, ऐसी देखें, ऐसी कोई खबर ना है, ना ऐसी किसी खबर में कोई सदाकत है। आप मुझे बताएं कि आर्मी चीफ जो है वो एक इतने यानी बड़े डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन का जो सरबराह होगा, वो क्या ये फिर इस किस्म के मामलात में पड़ेगा कि जी जो है वो मैं इसको पसंद करूं, इसको जो है वो लाइक करूं, इसको डिसलाइक करूं? ये इंस्टीट्यूशंस के फ़ैसले होते हैं, उन फैसलों के मुताबिक जो है वो फिर चीफ़ को चलना पड़ता है। अगर वो ये समझता है कि पर्टिकुलर आदमी के आने से जो है वो मुझे नुकसान होगा और किसी और पर्टिकुलर्स के आने से मुझे फ़ायदा होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो है वो उसकी भूल है और उसे अपनी इस हमाकत से बाहर आना चाहिए और कम से कम इस इशू को जो है वो पब्लिक डिस्कशन में, अवामी जलसों में, आम आदमी के सामने जो है ये चीज़ डिस्कस होने वाली नहीं है। इसके बड़े ही मुज़र और बड़े डैमेजिंग जो है वो असरात होंगे। अच्छा, आपने कल के जलसे में उनकी वजाहत भी सुनी होगी। चाह रहा हूँ कि पहले मैं उनका पुराना वाला बयान चला दूँ जिस पर सारी हुई, जिस पे ISPR का रद्दअमल भी पाकिस्तान फ़ौज का आया, और फिर साथ ही हम आपको टुकड़ा नाज़रीन को सुना दें कि कल खान साहब ने क्या उसकी क्लैरिफिकेशन दी, क्योंकि फिर मुझे उस पर आपका जवाब चाहिए। उसके बाद आके मैंने राना साहब से कुछ इनकी पार्टी के बारे में भी बातें पूछती हैं, लेकिन पहले ज़रा सुन लें राना साहब ये दोनों पीसेस जो हैं। मैं आज सवाल पूछता हूँ कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दें कि तुमने किया क्या, गद्दारी किया कौम से। दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। मैंने ये कहा कि फौज का जो आर्मी चीफ होता है उसको मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए, ये दुनिया का असूल है। इसमें क्या गलत बात की थी? और मैंने साथ ये कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये किसी सूरत इन दो डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। तो सवाल आज ये है, वो कौन मुजरिम थे, कौन इस कौम के गद्दार थे जिन्होंने बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के इस मुल्क में आपकी हुकूमत कराई और इन चोरों को लेके आए? मुझे राना साहब ये बताएं कि एक तरफ उन्होंने कहा कि कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं था, मेरा मुल्क है, मेरी फ़ौज है, ये सब कुछ है। साथ ही वो ये जुमला उन्होंने कहा कि अब सवाल ये है कि बताएं वो कौन लोग थे। तो क्या ये अब फिर एक कन्फ्यूजन सी मुझे नज़र आती है कि ये आखिरी टुकड़ा किसके लिए था? क्या ये फिर
इदारों पे नहीं जा रहे खान साहब? देखिए वो कहावत है ना कि उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह वाली बात है कि इसने एक हमाकत और एक इसने गलत बात की, अब उसकी वजाहत करते हुए इसने 2-3 गलत बातें कर दी। यानी मामला ये है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती का फ़ैसला मियाँ नवाज़ शरीफ साहब या आसिफ अली ज़रदारी साहब क्यों कर सकते हैं? क्या वो वज़ीर आज़म हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वज़ीर आज़म को ये इख्तियार देता है, रूल्स ये कहते हैं कि विद द कंसल्टेशन ऑफ दी जो है वो आर्मी चीफ़ या आर्मी लीडरशिप जो है ये फैसला होगा। लेकिन राना साहब ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब की मर्जी के बगैर तो फैसला नहीं करेंगे। ये तो किसी ने नहीं मानना कि शहबाज शरीफ अकेले फैसला कर लेंगे। ज़रदारी साहब से पूछे ना पूछें, नवाज शरीफ की रजामंदी के बगैर तो नहीं वो फैसला कर सकते। नहीं तो पूछने वाली जो बात है या कहने वाली बात है तो भले आप भी कभी जाएं तो आप भी मशवरा दे दें, मैं भी मशवरा दे सकता हूं, लेकिन मामला ये है कि ये इख्तियार किसका है? ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इख्तियार है, ये मालिक साहब का या राना सनाउल्लाह का इख्तियार तो नहीं है। अब उसके बाद आप देखें कि ये कहता है कि जी इनको मुसल्लत जो है वो यानी पहले तो कहता था कि गैर मुल्की साजिश है और अमेरिका ने ये सारा कुछ करवा दिया है। अब कहता है कि नहीं, गैर मुल्की साजिश थी, मिले लोग यहाँ से हैं और वो गद्दार जो हैं वो उन्होंने गद्दारी की है, उन्होंने कौम के साथ ये किया है। तो ये फिर सीधी सीधी इंडिकेशन तो फिर उधर ही जाती है ना। तो मामला ये है कि ये आदमी कंफ्यूज्ड है, इसे कुछ समझ नहीं है कि इसने क्या कहना है और क्या ये कह जाता है। तो ये इसका अलमिया है इसका, और बदकिस्मती है इस मुल्क और कौम की कि एक ऐसा फ़र्द जो है वो इस मुल्क में एक पार्टी का सरबराह है और वो बदकिस्मती से इस मुल्क में जो है वो कोई 3.5 पौने 4 साल जो है बतौर वज़ीर आज़म बरसे इक़्तिदार भी रहा है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, छोटी सी भी बड़ी बातें हैं, अभी कोई लंदन की बातें हैं, कुछ सेंसिटिव बातें भी हैं, हमारे साथ रहिएगा। डेंगू की मुकम्मल रोकथाम मिलकर करेंगे हुकूमत और अवाम। डेंगू की अफजाइश गाहों का खात्मा करके हुकूमती इक़दामात को कामयाब बनाएं। काठ कबाड़ और नाकारा टायर तल्फ कर दें। पानी जमा करने के बर्तन ढांप कर रखें। एसी से निकलने वाला पानी खुश्क करें। फ्रिज की ट्रे साफ करें। खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा सेहत की खुसूसी टीमों की जानिब से घरों, दफातर, सरकारी और निजी इमारात में डेंगू लार्वा की इंस्पेक्शन जारी है। लार्वा की मौजूदगी की सूरत में कैद जुर्माने की सजा और इमारत को सील कर दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब। मम्मा से एक बाइट खाऊंगा, नहीं तो कूद जाऊंगा। जानती वो भी थी मेरी धमकियां झूठी हैं, ये उसकी ममता ही तो थी जो डर जाती थी। वो कहानियां सुनाती